जिग देखो, ये ऑपरेशन बहुत ही आसान और आम है। कहने को तो ये ऑपरेशन ही नहीं है। लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस जमीन को देखने लगी। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा तुम्हें। वो बस थोड़ी सी हवा डालेंगे और कुछ नहीं। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और जरूरी सावधानी बरत रहे हैं। वैसे तो हम इस विपदा के बारे में पॉडकास्ट पर ज्यादा बात करते नहीं हैं, पर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, इस विषय में बस यही कहना चाहूंगा कि हम अगर अब लापरवाही ना करें तो वैक्सीन आने तक इस लड़ाई में डटे रह सकते हैं। तो कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से पूछें, क्या आप सावधानी बरत रहे हैं? क्योंकि आप हैं तो कहानी जानी अनजानी का ये परिवार है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जो कि बहुत खास है। आज हमारे गेस्ट एपिसोड में आप मिलेंगे लक्ष्य दत्ता से, जो कि एक लेखक और पॉडकास्टर हैं। आज की कहानी खास इसलिए है क्योंकि लक्ष्य जी ने सिर्फ इसका वाचन ही नहीं, बल्कि हिंदी में अनुवाद भी किया है। कहानी का अंग्रेजी नाम है हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट, हिंदी में पहाड़ियां जैसे सफेद हाथी। ये एक बहुत ही जानी मानी कहानी है जो हमेशा ही काफी चर्चे में रही है। कहानी के रचयिता हैं जाने माने अमरीकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज और लगभग 7 उपन्यास लिखे हैं। इनमें शामिल है पुलित्जर विजयी उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी। उनके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे शो नोट्स piyushagarwal.com पर चेक कर सकते हैं। आज की कहानी पहली बार हिंदी में सुनाई जा रही है, सिर्फ कहानी जानी अनजानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लक्ष्य दत्ता की आवाज में। कहानी के बाद हम करेंगे उनसे बातें, तो बने रहिएगा। पहाड़ियां जैसे सफेद हाथी। स्पेन की एब्रो नदी की घाटी के पार की पहाड़ियां लंबी और सफेद थी। इस तरफ कोई छाई नहीं थी और कोई पेड़ नहीं था। बस एक ट्रेन स्टेशन था, 2 रेल लाइनों के बीच। स्टेशन की एक तरफ जहां बिल्डिंग की थोड़ी छाई थी, कुछ टेबल चेयर रखी थी और एक खुला दरवाज़ा था जिसके अंदर था एक छोटा सा बार। और इस खुले दरवाजे पर एक पर्दा लगा था, बांस की मालाओं से बना, मक्खियों को बाहर रखने के लिए। एक लड़का और एक लड़की स्टेशन के बाहर छाए में एक टेबल पर बैठे थे। बहुत गर्मी थी यहाँ, और बार्सिलोना से एक्सप्रेस ट्रेन को आने में अभी 40 मिनट थे। वो ट्रेन यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी और फिर चल पड़ती थी मैड्रिड की तरफ। हमें क्या पीना चाहिए? लड़की ने पूछा। उसने जो टोपी पहनी थी उसे अब उतार कर टेबल पर रख दिया था। काफ़ी गर्मी है यहाँ, लड़के ने कहा। चलो बियर पीते हैं, लड़की बोली। लड़के ने पर्दे की तरफ देखते हुए कहा, 2 बियर। बड़े मग में? वेट्रेस ने पूछा, जो पर्दे के पीछे खड़ी थी। हाँ, 2 बियर, बड़े मग में। थोड़ी देर में वेट्रेस 2 बियर लाई, उन्हें टेबल पर रखा और कुछ देर के लिए वहाँ बैठे लड़के और लड़की को देखने लगी। लड़की घाटी के पार पहाड़ियों को देख रही थी जो धूप में सफ़ेद लग रही थी, और उनके आसपास सब भूरा और सूखा था। ये पहाड़ियाँ सफ़ेद हाथियों जैसे दिखती हैं, लड़की ने कहा।
मैंने कभी सफ़ेद हाथी नहीं देखे, लड़के ने अपनी बियर पीते हुए कहा। नहीं, तुमने नहीं देखे होंगे, लड़की का जवाब आया। हो सकता है मैंने देखे हों। तुम्हारे कहने से कि मैंने नहीं देखे होंगे, इससे कुछ साबित नहीं होता। लड़की बांस की मालाओं से बने पर्दे को देखकर बोली। इन्होंने इस पर कुछ बनाया या लिखा हुआ है, तुम पढ़ सकते हो? लड़के ने पर्दे की तरफ देखा और कहा, आनीस देल तोरो। यहाँ की एक दारू का नाम है, एक किस्म की एब्सिंथ है। क्या हम इसे आजमा सकते हैं? लड़की ने पूछा। लड़के ने पर्दे के पीछे आवाज़ लगाई। वेट्रेस बाहर से बाहर आई और पूछा, बिल चाहिए? अभी नहीं, पहले हमें दो ये अनीस दल तोरो चाहिए। पानी के साथ? वेट्रेस ने पूछा। तुम्हें पानी के साथ चाहिए? लड़के ने लड़की से पूछा। पता नहीं, पानी के साथ अच्छी लगेगी? ठीक लगेगी, लड़के ने जवाब दिया। और आप भी पानी के साथ? वेट्रेस ने लड़के से पूछा। हाँ, मेरा भी पानी के साथ। लड़की ने अनीस दल तोरो का एक घूंट पिया और कहा, बिल्कुल मद्यपान जैसा स्वाद है इसका। ऐसे तो हर चीज़ का होता है, लड़के ने कहा। हाँ, हर चीज़ में मद्यपान का स्वाद होता है, खास तौर पर वो चीज़ें जिन्हें बहुत लंबे इंतज़ार के बाद पहली बार चखो, जैसे ये तुम्हारी एब्सिंथ, लड़की का जवाब आया। अब तुम बस भी करो, लड़के ने कहा। तुमने शुरू किया, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, इस इंतज़ार में थोड़ा हंसी मजाक डाल रही थी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इस इंतज़ार को बेहतर करने की, लड़के ने जवाब दिया। मैं तो कोशिश ही कर रही थी। मैंने तो कहा था कि ये पहाड़ियाँ सफ़ेद हाथी जैसे दिखते हैं। क्या उस बात में कुछ अच्छा नहीं था? अच्छी बात थी वो, लड़के ने कहा। और मैं ये नई किस्म की दारू आजमाना चाहती थी। हम दोनों यही तो करते हैं, नई जगह जाते हैं और वहाँ की दारू आजमाते हैं, है ना? हाँ, शायद, लड़के ने जवाब दिया। लड़की फिर से पहाड़ियों को देखने लगी। बहुत खूबसूरत हैं ये पहाड़ियाँ। और ये सच में तो सफ़ेद हाथियों जैसे नहीं दिखती। मेरा मतलब था कि उनका रंग यहाँ से, ये पेड़ों के बीच से हाथी की खाल जैसा लग रहा है। क्या हम एक और बियर पिए? ठीक है, लड़के ने जवाब दिया। गर्म हवा का एक झोंका बांस के पर्दे को उनकी टेबल तक ले आया। बियर बढ़िया है, ठंडी भी, लड़के ने कहा। हाँ, अच्छी है, लड़की ने जवाब दिया। जिग देखो, ये ऑपरेशन बहुत ही आसान और आम है। कहने को तो ये ऑपरेशन ही नहीं है। लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस जमीन को देखने लगी। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा तुम्हें। वो बस थोड़ी सी हवा डालेंगे और कुछ नहीं, लड़के ने कहा। लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। लड़का कहता रहा, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ना, पूरा वक्त रहूंगा तुम्हारे साथ। वो बस थोड़ी सी हवा डालेंगे और फिर बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और फिर क्या होगा उसके बाद? हमारा क्या होगा? लड़की ने पूछा। बाद में सब ठीक हो जाएगा, जैसे हम पहले थे वैसे हो जाएंगे फिर से, लड़के ने कहा। कैसे पता तुम्हें कि सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि यही एक चीज है जिसने हमें परेशान किया है। यही एक लौती चीज है जिसने हमारी खुशियों को रोके रखा है। लड़की ने बांस के पर्दे की तरफ देखा, अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बांस की मोतियों से बनी दो मालाएं अपनी उंगलियों के बीच लगा दी। और फिर उसने कहा, और तुम्हें लगता है कि ये करने के बाद हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हम फिर से खुश हो जाएंगे? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये ऑपरेशन करवा रखा है। मैं भी जानती हूं ऐसे लोगों को,
और इस वक्त से गुजरकर बहुत खुश लगते थे वो लोग। देखो, अगर तुम्हें नहीं कराना तो कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं करवाता अगर तुम नहीं करवाना चाहती। लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत ही आसान है, लड़के ने कहा। और तुम चाहते हो ये करवाना? लड़की ने पूछा। मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो मैं भी नहीं चाहता। और अगर मैं ये करूं तो फिर तुम खुश होगे और सब पहले जैसा होगा और तुम फिर से मुझसे प्यार करोगे? लड़की ने पूछा। जिग, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूं। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानती हूं, लेकिन अगर मैं ये करती हूं तो सब फिर से अच्छा होगा। और जब मैं ऐसी बातें कहूंगी कि ये पहाड़ियां बिल्कुल सफ़ेद हाथी जैसी दिखती हैं, तो तुम मेरी उन बातों को पसंद करोगे? अरे बिल्कुल करूंगा, और अभी भी पसंद करता हूं तुम्हारी इन बातों को। बस अभी उनके बारे में सोच नहीं सकता। तुम जानती हो कि जब मैं ऐसे परेशान होता हूं तो मेरा मूड कैसा हो जाता है। और अगर मैं ये करूंगी तो तुम दोबारा कभी परेशान नहीं होगे। मैं बस ये जानता हूं कि मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये आसान है, लड़के ने कहा। ठीक है, मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे मेरी परवाह नहीं है, लड़की ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़के ने पूछा। मेरा मतलब है कि मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो है, लड़के ने कहा। हाँ, तुम्हें है, मुझे नहीं। तो मैं ये करूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो जिग, अगर तुम ऐसा महसूस कर रही हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। ये सुनकर लड़की अपनी चेयर से उठी और स्टेशन की दूसरी ओर जाकर खड़ी हो गई। उसके सामने एब्रो नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ और खेत थे, और उनके आगे नदी के पार मीलों तक पहाड़ ही पहाड़। एक बादल की छाएं खेत के ऊपर से निकली, और वहां पेड़ों के बीच उसे चमकती एब्रो नदी दिखी। और फिर उसने कहा, ये दुनिया, ये वादियां, ये सब हमारा हो सकता है। कितना कुछ हमारा हो सकता है, और हम दोनों हर रोज उस जिंदगी को और नामुमकिन करते जा रहे हैं। लड़के को शायद सुनाई नहीं दिया, तो उसने पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि हम कुछ भी पा सकते हैं। हाँ, हम सब कुछ पा सकते हैं, लड़के ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लड़की बोली। पूरी दुनिया हमारी हो सकती है जिग। ऐसा नहीं होगा। हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। नहीं होगा। हमारी दुनिया नहीं है ये अब। सब हमारा है, लड़के ने कहा। नहीं, अब नहीं है। और जब वो इसे ले जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं होगा ये सब, लड़की ने कहा। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं लिया है हमसे, लड़का बोला। तभी तो इंतजार कर रहे हैं हम, लड़की बोली। जिग, तुम वापस यहां छाए में आ जाओ। ये सब सोचना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये सच है। अरे मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करो। हाँ हाँ, मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं चाहते। क्या हम एक और बियर पी सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि मैं सब समझती हूं। क्या हम बस चुपचाप यहां बैठ सकते हैं? ये कहकर लड़की वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और फिर से पहाड़ियों की तरफ देखने लगी। फिर लड़का लड़की को देखते हुए बोला, तुम समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कोई भी कदम उठाओ जिसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं है। अगर तुम ये करना चाहती हो, अगर तुम अपनी जिंदगी को ऐसे बदलना चाहती हो,
तो मैं साथ हूं तुम्हारे। अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम ये चाहती हो। लड़की ने लड़के की बात काट कर कहा, क्या तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं है इसमें? हो सकता है कि तुम्हें अच्छी लगे ऐसी जिंदगी। मेरी चाह है। वही तो कह रहा हूं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए जिग। और कुछ नहीं, और कोई नहीं। और मैं जानता हूं ये ऑपरेशन बहुत आसान है। हाँ, मैं जानती हूं कि तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है। लड़की ने जवाब दिया। देखो जिग, तुम्हें ये कहने का हक है, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। क्या तुम अभी मेरे लिए कुछ करोगे? लड़की ने पूछा। कुछ भी। तुम मांग कर तो देखो। क्या तुम सिर्फ कुछ देर के लिए बोलना बंद कर सकते हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामान की तरफ देखा और देखा उन पर लगे हर होटल, हर शहर की निशानियां। और फिर उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, मैं नहीं चाहता ऐसे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर लड़की ने जवाब दिया, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। कुछ देर बाद वेट्रेस बाहर आई, 2 और बियर के साथ, और उन्हें रखते हुए उसने लड़के से कहा, ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है। क्या बोली वो? लड़की ने पूछा। उसने कहा कि ट्रेन को आने में 5 मिनट हैं। लड़की ने वेट्रेस की तरफ देखा और मुस्कुराया, उसे शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझे हमारे सामान को स्टेशन की दूसरी तरफ ले जाना चाहिए, लड़के ने कहा। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर हम अपनी बियर ख़त्म करते हैं। लड़के ने सामान उठाया और स्टेशन की दूसरी तरफ ले गया। ट्रेन अभी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी उसे। वापसी में वो बार के रास्ते से गुजरते हुए बाकी लोगों को देखने लगा। उसने बार पर एक और अनीस तल तोरो पी और बार के अंदर बैठे हुए सब लोगों को देखने लगा। दिखने में तो वो सब लोग आराम से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। लड़का बांस के पर्दे से निकलकर वापस लड़की के पास आया। वो अभी भी टेबल पर बैठी थी और लड़के को देखकर मुस्कुराई। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? लड़के ने पूछा। लड़की बोली, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी लक्ष्य दत्ता की आवाज में। कैसी लगी आपको? कुछ अलग थी ना? अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहानी में ये क्या हुआ, क्यों हुआ, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये हमारा गेस्ट एपिसोड है और लक्ष्य जी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे इस बारे में बातें कर सकते हैं। लक्ष्य जी, वेलकम टू कहानी जानी अनजानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच। पहले तो धन्यवाद इतनी सुंदर कहानी हमारे सुनने वालों के लिए लाने के लिए, और खासकर इसे अंग्रेजी से इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका हिंदी अनुवाद कहीं था नहीं। तो आपने वो कष्ट भी उठाया कि मैं ही इसका अनुवाद करके कहानी सुनाऊं। हाँ, मुझे एक्चुअली मुझे करना ही यही था। मुझे कहानी ढूँढनी थी और मुझे खुद ही उसको ट्रांसलेट करने का मन था, तो इसलिए मुझे ये वाली कहानी काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करता हूँ मैं उससे, जस्ट बिकॉज़ वो मेरे स्टाइल से काफ़ी मैचिंग है। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपना जो, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी की ऐसे ट्रांसलेट करी नहीं है किसी और की कहानी। अपना ही ईगो इतना बड़ा है कि दूसरों की कहानियों पे कभी इतनी कोशिश नहीं करी समझने की। हम्म। तो लेकिन मुझे इसमें अब काफ़ी दिलचस्प लगता है इसका स्टाइल और इसकी जो जिस तरीके से कैरेक्टर्स बात करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे साथ ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। हम्म। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की यही कहानी आपने क्यों चुनी?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेमिंगवे हमेशा नाम सुना था कि काफ़ी सही राइटर था, ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी स्टोरी है ये। लेकिन पहले हमेशा झिझक थी कि यार ये इतने 100 साल पुराने राइटर्स बड़े भारी भारी शब्द यूज़ करते होंगे, ये क्या कि पता नहीं क्या किस दर्द से गुजरते होंगे। बहुत सुना था हेमिंगवे की, वो काफ़ी पी के लिखता था एंड ऑल दैट। तो कॉलेज तक तो मैंने हेमिंगवे को टच भी नहीं किया था। और फिर किसी ने मुझे पता नहीं, किसी क्लास में किसी ने मेंशन किया था, यार हेमिंगवे बहुत ही सिंपल लिखता है। उसके ये मत सोचो कि वो कुछ ऐसे शब्द यूज़ करेगा, कुछ ऐसा स्टाइल बनाएगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। उसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। इट्स जस्ट कि जो वो कह रहा है, उसमें सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो मुझे उससे काफ़ी अट्रैक्शन हुई थी। और ये कहानी 2 लोग बात कर रहे हैं पूरी कहानी में। और ऐसा लगता है कि जैसे अभी लोगों ने तो कहानी सुन रही है, तो मैं बोल सकता हूँ, एज़ अ लिसनर हमें लगता है कि हम वो वेट्रेस हैं हम्म। और हम बस 2 लोगों की बात सुन रहे हैं, वो जो हमारे सामने एक टेबल पे बैठे हैं। उसमें वो नोटिस करेंगे कि इट ऑलवेज़ फ़ील्स कि हम किसी की बात में घुस रहे हैं और हम बस एक अनस्पोकन स्पेक्टेटर हैं उनकी कहानी के, ईव्सड्रॉपिंग कर रहे हैं। मुझे पता नहीं इससे पहले क्या हुआ, मुझे पता नहीं इसके बाद क्या होगा। मैं सिर्फ़ 2 लोगों की ज़िंदगी को कुछ पलों के लिए सुन पाया बिल्कुल। हूँ। एक खास बात है इस कहानी की कि बहुत हद तक ये बातें बोलती नहीं है कि भाई इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, या फिर वो इस भाव से बोल रही है, या तनाव है उसके आवाज में। कहीं भी नहीं कहा गया है कि उसने हुँ, गुस्से में कहा। हर जगह यही कहा गया है कि लड़के ने कहा, लड़की ने कहा। हुँ, तो ये हुँ। बात भी बहुत खास लगी कि बहुत ही आंखों देखा जैसा अकाउंट है कि भाई मैंने लड़के को ये कहते देखा, लड़की को ये कहते देखा, और बस बात हाँ, खत्म। फिर आप अपना तात्पर्य निकालिए कि क्या उस बात का मतलब हो सकता है। हाँ, आई थिंक और वो परफ़ॉर्मिंग के टाइम पे तो बिल्कुल वैसा ही लगता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि इनके इमोशंस हमें ज़्यादा पता नहीं चल रहे थे। और उनकी बातों से ही हमें समझना था कि ये किस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। कि क्योंकि एक 2 लोगों की रिलेशनशिप हमें पता चल जाता है विदिन, आई गेस, पहले 3-4 मिनट कि ये दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, इनके बीच में थोड़ा कुछ 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 लड़ाई टाइप हो रही है, लेकिन बड़ी मुझे हिंदी में नहीं पता, लेकिन बड़ा पैसिव अग्रेसिव तरीके से एक-दूसरे से बात करते हैं। हम्म। तो आई थिंक जब उसको परफ़ॉर्म करना था तो मुझे वही लगा कि मैं इसको अपनी इंटरप्रिटेशन डाल सकता हूँ, लेकिन शब्द बिल्कुल वैसे ही वही हैं जो हेमिंग्वे ने 1927 में लिखे थे। लेकिन पूरी कहानी में आपको ये नहीं लगेगा कि ये 100 साल पहले हुई थी। ये पिछले हफ्ते की भी कहानी हो सकती है, जिस तरीके से वो बात करते हैं। उनकी नॉट जस्ट उनकी लैंग्वेज, बट जो कंटेंट है स्टोरी का, बहुत ही यूनिवर्सली आई वुड थिंक कि जो भी इसे सुनेगा उसे लगेगा कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ऐसी बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल। और ये कहानी में कहीं भी बहुत क्लियरली नहीं लिखा है, और शायद इसी कारण कहानी पर इतने डिबेट भी होते आए हैं। जो कहानी में ऑपरेशन की बात चल रही है, वो क्या है? हाँ, क्या तकलीफ है पति पत्नी के बीच? और खासकर अंत में वो मुस्कुराई और कहती है सब ठीक है। इन सब का मतलब क्या है? हाँ, और हमें ये भी नहीं पता कि वो पति-पत्नी है कि नहीं। एक्चुअली हमें हमें उनके ये भी बारे में नहीं पता। बिल्कुल कुछ कुछ नहीं भी नहीं पता। पता। हाँ, हमें सिर्फ़ लड़की का नाम पता है, उसका नाम है जिग। हमें तो लड़के का भी नाम नहीं पता। तो मुझे लगा कि चलो अमेरिकन भी हटा देते हैं, लोगों को लगने दो कि हो सकता है ये किसी 2 इंडियन लोगों के साथ भी हो सकता है स्पेन और में। बिल्कुल हो सकता है। क्यों, जो सिचुएशन है, जो बातें हैं, वो एक आम रिलेशनशिप में जिस तरह की तकलीफें हो सकती हैं एकदम वैसी ही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो हम भी लोगों के लिए ही छोड़ देते हैं कि वो डिसाइड करे कि ये हुँ, किस बारे में बात कर रहे हैं। पॉपुलर ओपिनियन तो यही है कि वो अबॉर्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस कहानी की खूबसूरती यही है कि आपको जो समझ में आए, आप उस तरीके से इस कहानी का तात्पर्य सोच सकते हैं, मतलब बिल्कुल। निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई आज की कहानी की बातें। अब चलिए आपके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये भी मेरी तरह ही कहानीकार हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये कहानियों में कुछ ज्यादा ही डूब जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी ऑडियो कहानियां लिखी हैं।
उनमें से सावन के साथ जो पॉडकास्ट या ऑडियो सीरीज हैं, उसका नाम है तुमने किसी से प्यार किया है। और अभी जो एक नई ऑडियो सीरीज जो चल रही है, उसका नाम है पल भर के लिए। तो लक्ष्य जी, कहानियों के साथ आपका रिश्ता पहले से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत कहां से हम्म, हुई? मैंने कॉलेज में लिखना शुरू किया था अराउंड, मुझे कॉलेज ख़त्म करे भी आई थिंक अभी 9 साल हो गए हैं, बट आई थिंक अराउंड 2009 में मैंने लिखना शुरू किया था। और हमें हमेशा से मेरी कहानियों में मैक्सिमम 2 लोग होते हैं, क्योंकि मेरी शुरुआत ही प्ले राइटिंग से हुई थी। और मुझे डायलॉग से प्यार है। मुझे लगता है कि मैं कभी म्यूज़िशियन नहीं बन पाया, मुझे पोएट्री नहीं आती थी लिखनी। तो मुझे लगता है कि डायलॉग ही मेरी मेरी मेरे तरीके की एक पोएट्री है। मुझे बस था कि 2 लोग एक टेबल पे बैठकर बात कर रहे हैं, मुझे उस आइडिया से अट्रैक्शन थी, क्योंकि कन्वर्सेशंस होती हैं, वो बातें होती हैं जो हमें लगता है या तो हमें करनी चाहिए थी या हम करना चाहते हैं और अभी कर नहीं सकते। तो एक किस्म का फैंटेसी कह सकते हैं या विश फुलफिलमेंट कह सकते हैं, बट मेरे लिए ऐसा लगता है कि एक फ्रीडम है कि मैं 2 लोगों को नाम देकर अपने जो दिमाग में चल रहा है बातें, वो मैं कहानियों के थ्रू प्रोसेस कर सकता हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं मतलब कहानी जब खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है कि चलो उस टॉपिक पे मैंने कर लिया। लेकिन फिर एक और आइडिया आता है जो उस टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो जैसे अगर कोई लव स्टोरी है तो लगता है कि और कितनी लव स्टोरीज़ लिखूँगा मैं। और फिर मैं सोचता हूँ यार 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, कितनी लव स्टोरीज़ हैं जो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती हैं। हाँ, तो मैं कुछ ओरिजिनल कर ही नहीं रहा हूँ। कोई ना कोई जो मैं बातें लिख रहा हूँ वो कोई ना कोई तो उनसे रिलेट तो करता है, आप तो कह चलो रहे और हैं लिखते कि हैं। आप भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की तरह आसपास ढूंढ रहे हैं। आपको जहां प्रेम कहानी मिलती है, आप उसे तराश के उस अपने कैरेक्टर्स डाल के कुछ अपना तड़का लगा के लोगों को परोस देते हाँ। हैं। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। एक बात यह भी है कि आप लॉन्छोरा नामक एक प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, जिसका संबंध भी कहानी और कहानीकारों से है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो भी एक तरीका था ये कहानियों की दुनिया में अपना पैर रखने का। मैं कभी अपने आप को कभी राइटर बुला नहीं पाया था। और फाइनेंस बैकग्राउंड थे मेरा, मेरा टीचिंग बैकग्राउंड, तो मैं बहुत अलग-अलग चीज़ें कर चुका था। तो फिर एक एक क्या कहते हैं कीड़ा लगा था कि कुछ कुछ अपना बनाना है, कुछ ऐसी चीज़ जो एग्ज़िस्ट नहीं करती, जो कभी किसी ने बनाने की कोशिश नहीं करी या कोई इस तरीके से बनाने की कोशिश नहीं करी। तो राइटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत और राइटर्स होंगे जो सिर्फ़ जो दिल में है, जो दिमाग में है, वो कहना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं सोचा कि इसके बाद क्या होगा, ये नहीं सोचा कि ये प्रोफ़ेशन है, ये कोई डॉक्टर या इंजीनियर जैसा टाइटल नहीं है जो सिर्फ़ डिग्री के साथ ही लग सकता है। अगर आपको लिखना आता है तो टेक्निकली आप एक राइटर हो, तो मैंने वैसे लोगों के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया था जहाँ पे लोग अपनी दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी जो ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में लिख सकें, पोएट्री लिख सकें, फ़िक्शन लिख सकें, सब उन पर है। तो ये लॉन्चोरा ऐसे क्रिएट हुआ था। बहुत ही खूबसूरत। बल्कि हम कहानी जानी अनजानी में भी यही कोशिश करते हैं कि कहानियों के साथ में लोगों को भी प्रेरणा दे सकें कि भाई, लेखक कोई पैदा नहीं होता। आप अपनी हुँ, भावनाओं को कागज पर लिख डालिए, वो कहानी बन जाए, कविता बन जाए या फिर जो भी रूप ले ले, हर रूप में ठीक है। आप बस लेखक बनने के लिए ना लिखें, बिल्कुल। आप इसलिए लिखें क्योंकि आपको लोगों तक कोई बात पहुंचानी है। तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए कहानी पढ़ी और अनुवाद भी किया। मैं सुनने वालों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक लक्ष्य जी की पॉडकास्ट नहीं सुनी, तो जरूर सुनिए। हमेशा की तरह हम इनके पॉडकास्ट के लिंक हमारे शो नोट्स में डाल देंगे। इसी के साथ लक्ष्य जी, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत ही खुशी हुई कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस था कि किसी और की कहानी के को सुनाना। और हिंदी में मुझे लगता है अब तो मैं इसको एक नया चैलेंज बना लूँगा इसके बाद। तो थैंक यू फॉर
इस नए पैशन के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और बातचीत। आशा है आपको ये पसंद आई। अगर आई है तो हमारी आपसे विनती है और लोगों के साथ शेयर करें और इस कहानी पर चर्चा भी करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। hello@piyushagarwal.com पर। इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं। आप जहां ये कहानी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करना न भूलें। यूट्यूब और फेसबुक पर भी इंडी पॉडकास्टर को सब्सक्राइब करें और अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो रिव्यू डालना न भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।